हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। आज की टॉपिक रहेगी भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, आइए समझते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, कुछ बड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोगों का कमेंट आता है कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखने का आज प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, ये सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रभावित करने वाले जो है कि कारक। ये भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रभावित करने वाले कारक का जिक्र करते हैं। ठीक है, जो भारत की वनस्पतियां हैं इनको कौन कौन कारक ऐसे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। तो देखिएगा, पहला जो महत्वपूर्ण कारक है आपका, पहला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका वर्षा। देखिएगा, इधर लिख रहा हूँ, पहला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका वर्षा। समझिएगा, वर्षा कैसे वनस्पतियों को प्रभावित करती है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जब कभी भी गर्मी के मौसम में आप लोग कोई भी, जैसे कि आम हो गया, जामुन हो गया, ऐसे खा के उसके अंदर की गुठली होती है या बीज होता है उसके अंदर का, जो आप लोग कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, तो क्या होता है, बरसात जब होता है तो उस गुठली या उस बीज के माध्यम से क्या होता है, पौधे का निर्माण हो जाता है। इस बात को आप जानते हैं। इस प्रकार से वर्षा जो है प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। उसके बाद, वर्षा के बाद आप देख लीजिए, दूसरा आपका तापमान। तापमान जलवायु में भी बहुत महत्वपूर्ण कारक था और प्राकृतिक वनस्पतियों के विकास में भी तापमान का अहम रोल होगा। क्यों तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है? अगर तापमान नहीं रहेगा, तापमान कहाँ से आएगा? सूर्य का प्रकाश से। सूर्य जब प्रकाश देगा तो जिसके कारण से पौधे क्या करते हैं, अपना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। अगर ये तापमान मिलेगा ही नहीं उनको, तो कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, कैसे अपना भोजन बनाएंगे? तो तापमान भी इसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। उसके बाद देखिएगा, तीसरी जो पॉइंट है वो आपकी मृदा है। मृदा कैसे प्रभावित करती है, देखिएगा, बात समझिएगा। यहाँ पे ये देखिएगा, ये मान लीजिए कोई ऊंचा, ये मान लीजिए एक पर्वत है। ठीक है, तो इधर देखिएगा, इधर क्या है, ये यहाँ पे जो मिट्टी होगी ऐसे ऐसे आएगी, मिट्टी यहाँ पे होगी, ये इधर ये हो जाएगी मैदानी क्षेत्र। अब देखिएगा, यहाँ पे बादल हैं, वर्षा हुई तो क्या होगा, यहाँ की मिट्टी का क्या हो जाएगा, कटाव हो जाएगा। यहाँ की जब मिट्टी का कटाव होगा तो ये मिट्टी धीरे धीरे, देखिए इधर ढलान है, ढलान से बह के कहाँ आ जाएगी, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में आ जाएगी। तो मैदानी क्षेत्रों में जो मृदा की मोटाई होगी, क्या होगी, मृदा की मोटाई जो होगी यहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे अधिक पौधों का जो है कि यहाँ पे अधिक पौधे मतलब दिखाई देंगे। यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में अधिक पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जब ये मिट्टी का कटाव हो जा रहा है तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, यहाँ मिट्टी की मोटाई अधिक हो जाएगी और यहाँ पे कमी हो जाएगी। मिट्टी की मोटाई जो कम हो जाएगी। और वनस्पतियाँ का विकास, जहाँ मृदा की मोटाई अधिक होती है वहीं पे वनस्पतियों का अधिक विकास होता है। ठीक है, तो मृदा किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस बात को भी आप लोग समझ लिए। अब एक बात और समझ लीजिएगा, यहीं पे
इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब एक बात और आता है इसमें, वो आता है उच्चावच। उच्चावच क्या है? तो उच्चावच जो है अलग अलग ऊंचाई वाली स्थितियां, जैसे कि पहाड़, पर्वत, अलग अलग ऊंचाई वाली स्थितियां जो आपको देखने के लिए मिले। जैसे कि आपको जो पढ़ा रहे थे तो बताए थे, मान लीजिए कोई ऊंची आकृति है, ये क्या हुआ, पर्वत हो गया, ये पर्वत, फिर जैसे कि पहाड़ और पर्वत, फिर उसके बाद उबड़ खाबड़ स्थिति पठार, फिर उसके बाद क्या हो जाता था, मैदान। ठीक है, तो जो है पहाड़ पर्वत जो है अधिक ऊंचा होगा, और जो है कि उसके बाद उसके बाद जो आपका हो जाएगा पहाड़ हो जाएगा, उसके बाद जो है पठार हो जाएगा, पठार सबसे कम ऊंचाई आपकी मैदानी भागों की हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उच्चावच भी, क्योंकि अभी मैं बताया क्या बताया कि जहाँ मृदा की मोटाई अधिक होगी वहाँ पे अधिक वनस्पतियों का विकास होगा। तो मृदा की मोटाई कहाँ अधिक होगी, मैदानी क्षेत्रों में। तो मैदानी क्षेत्रों में जो है कि, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं उच्चावच का प्रभाव भी जो है कि वनस्पतियों के ऊपर कैसे पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इनको जो है ना 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है उसको आप लोग देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। तो इनको 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 5 भागों में। ठीक है, तो पहला जो है आपका है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जो है कि सदाबहार वनस्पतियां। ठीक है, आपकी ये हो गई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा उष्ण, देखिए बार बार लिख नहीं रहे हैं, इसको डैश दे रहे हैं, मतलब समझ लीजिएगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पर्णपाती वनस्पतियां। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक हो गई आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती कह लीजिए या पतझड़। पर्णपाती मतलब जो अपने पत्तों का त्याग कर दे, या पतझड़, यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, या समझ लीजिएगा पतझड़। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा पतझड़। ठीक है, पर्णपाती या पतझड़। उसके बाद आप लोग देखिएगा तीसरा जो है आपका पर्वतीय वनस्पतियां। तीसरा हो गया आपका वनस्पति, कौन सा, पर्वतीय। और चौथा हो जाएगा मरुस्थलीय, जिसको कहा जाता है मरुस्थलीय, या इसको कहा जाएगा कटीली। इसी को कहा जाएगा कटीली वनस्पतियां। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, कटीली वनस्पतियां। ठीक है, अब देखिएगा लास्ट जो है आपका मैग्रोव वनस्पतियां। ठीक है, तो मैग्रो कहा जाता है, या कहीं कहीं मैग्रो लिखा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां हैं, दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या इसी को पतझड़ वनस्पतियां भी कहा जाएगा, तीसरा जो है आपकी पर्वतीय वनस्पतियां हैं, और चौथा मरुस्थलीय या कटीली वनस्पतियां हैं, और जो लास्ट 5वां है आपका मैग्रो वनस्पतियां हैं। ठीक है, आइए एक एक करके सभी को बारी बारी से समझ लिया जाता है। ठीक है, आइएगा देखते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार नदियों के बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके समझते हैं। ठीक है,
आइएगा देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां। सदाबहार वनस्पतियों का मतलब जो है कि ये हमेशा जो है कि हरा भरा दिखती रहेंगी, ठीक है। सदाबहार मतलब हमेशा जो है कि मतलब दिखती रहेंगी। सदाबहार कैसी है, आपको हरियाली यहाँ पे हमेशा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार नदियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाएंगी, तो बात याद रखिएगा, उन क्षेत्रों में पाई जाएंगी जहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी, वर्षा, ये डायरेक्शन देखिएगा, ये एरो ऊपर जा रहा है, मतलब वर्षा की मात्रा अधिक होगी। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और वर्षा की मात्रा अधिक किन क्षेत्रों में होगी, बात को समझिएगा, वर्षा की मात्रा अधिक उन्हीं क्षेत्रों में होगी जहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आपका अधिक होगा। जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी। जब भारत की आपको जलवायु पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे जिन क्षेत्रों की जो है कि टेम्परेचर जहाँ पे अधिक था वहाँ क्या होता था, वहाँ जो है कि अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती थी, ठीक है। अब देखिएगा टेम्परेचर अधिक तो वर्षा यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। वर्षा अधिक होगा तो वर्षा अधिक होने के कारण होता क्या है, देखिएगा समझिएगा। तो वर्षा जब अधिक होता है ना तो यहाँ पे अत्यधिक सघन वनस्पतियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। यहाँ पे जो है कि इन क्षेत्रों में जो है कि क्या होता है, अत्यधिक सघन वनस्पतियों का विकास हो जाता है। अब बताइए एक बात, अगर किसी क्षेत्र में सघन वनस्पतियां हो जाएंगी एक दूसरे से ऐसे सटी हुई, ठीक है, तो ये बताइएगा अगर सूर्य ऊपर से ऐसे प्रकाश अपना डालेगा तो क्या सूर्य का प्रकाश स्थल पर पहुंच पाएगा, तो क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश है ना वह स्थल तक नहीं पहुंच पाएगा। सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी। वर्षा उन्हीं क्षेत्रों में अधिक होगी जहां टेम्परेचर क्या होगा आपका अधिक, जहां तापमान अधिक होगा वहां वर्षा अधिक होगी। अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, अत्यधिक सघन उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में जो एक वर्षा की, अभी बताएंगे क्षेत्र कौन कौन से किन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, तो अत्यधिक सघन वनस्पतियों का विकास होता है। कहाँ, जहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है। जब वनस्पतियां इतनी सघन हो जाती हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, धरातल तक पहुंच नहीं पाता है। तो क्या होता है, जब ये सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाएगा तो जो वनस्पतियां हैं वो क्या होती हैं कि सूर्य का प्रकाश लेने के लिए काफी लंबा, मतलब उनकी ऊंचाई काफी लंबा, अपने जो है कि जैसे कि अभी आपको कोई चीज ऊपर से दिखाई नहीं देगी तो आप गर्दन ऊपर करके देखने की कोशिश करेंगे, उसी प्रकार ये वनस्पतियां अपने जो है कि तने को ऊपर की ओर बढ़ा देती हैं, जिसके कारण वो सूर्य का प्रकाश ऊपर से लेते रहते हैं, क्योंकि धरातल पे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पर आ ही नहीं पाता है, धरातल पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो इन वनस्पतियों की यहीं पे देख लीजिए ऊंचाई, तो यहीं पे लिख दे रहा हूं, वृक्ष वनस्पतियों की ऊंचाई देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊंचाई। तो इन वनस्पतियों की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई आपकी होती है 45 से 60 मीटर। ये वनस्पतियां क्या होती हैं, ऊंचे हो जाते हैं। ये जो वनस्पतियां हैं ये 45 से 60 मीटर ऊंचे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि वर्षा किन क्षेत्रों में अधिक होती है। उसके बाद जो है कि हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से वनस्पति हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो आइएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो इसको मिटाते हैं। ऊंचाई जो है कि इन वनस्पतियों का कितना होगा, 65 से 60 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बोला कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैं लिखा था कि वर्षा
अधिक होगी। तो वर्षा किधर अधिक होगी? जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, एक तो आपका पूर्वी तट होता है, पूर्वी तट में क्या होता है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा था, पश्चिमी तट, ठीक है। एक पूर्वी तट और दूसरा पश्चिमी तट, और तीसरा आपको बताया था मेघालय। विश्व का सर्वाधिक वर्षा मेघालय वाले क्षेत्र में ही होता है, चेरापूंजी के मासिनराम में, ठीक है। तो अब देखिएगा, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और मेघालय वाले क्षेत्रों में क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का क्या होगा, विकास होगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पतियां आती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन सी वनस्पतियां आती हैं, इनको देख लीजिए। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना हो गया आपका, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, आबनुस हो गया, आबनुस के बाद बांस हो गया, बांस के बाद आपका चंदन हो गया, चंदन के बाद आपका नारियल हो जाएगा, और रबर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रबर। ये सब जो है कि सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां हैं। और भी सारी वनस्पतियां हैं, तो सबको यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है, कुछ लिख दिया हूँ, कुछ आप लोग अपने से जो है कि कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये जो वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो इसको क्या कहा जाता है, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। औसतन जो वर्षा होगी यहाँ पे, औसतन वर्षा 150, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होगी। किन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का जिन क्षेत्रों में विकास होगा वहां पे औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। पूर्वी तट, पश्चिमी तट और मेघालय वाले क्षेत्रों में क्या होता है, मतलब जो है कि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पर्णपाती पतियां। पर्णपाती मतलब पतझड़, जिसको कहते हैं पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियां, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। सदाबहार की जगह हमें लिखना है पतझड़ या पर्णपाती, ठीक है, पतझड़ या पर्णपाती, ठीक है, वनस्पतियां, ठीक है। अब देखिएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ एवं या पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियां, अब बात को समझिएगा, इनका विकास किन क्षेत्रों में होगा। तो देखिएगा, वर्षा जो होगी क्या होगी, वर्षा में कमी होगी, ठीक है। वर्षा में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, वर्षा में कमी होगी, लेकिन टेम्परेचर जो है कि अधिक रहेगा, तापमान इन क्षेत्रों में अधिक रहेगा, लेकिन वर्षा में क्या होगी, कमी होगी। क्यों? जब आपको जलवायु पढ़ा रहा था तो मानसून आ रहा था, इधर से देखिएगा, जब ये अरब सागर वाला मानसून आ रहा था तो ये आपका भारत वाला ऐसा क्षेत्र था, तो इधर जो आपके पश्चिमी घाट है इनसे टकरा के इन वाले क्षेत्रों में तो बारिश हो जाती थी, लेकिन ये वाला कुछ क्षेत्र जो है कि क्या होता था, बिना बारिश का रह जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, छाया वृष्टि प्रदेश के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, इन क्षेत्रों में टेम्परेचर तो अधिक है, टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे बारिश भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में इनका विकास होगा।
तो इनका विकास किन क्षेत्रों में होगा, जिन क्षेत्रों में होगा इनका विकास इस क्षेत्रों में। इनको एक नाम दिया जाएगा प्रायद्वीप के अंतरिम भाग में इनका क्या होगा, प्रायद्वीप के, इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, प्रायद्वीप के अंतरिम क्षेत्र में इनका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब जब वर्षा कम होगी, टेम्परेचर तो अधिक है यहाँ की, ठीक है, लेकिन वर्षा क्या होगी, कम होगी। वर्षा कम होगी तो क्या होगा, वनस्पतियों विरल हो जाएंगी, विरल विरल वनस्पतियों का विकास होगा। विरल जो है कि वनस्पतियां पाई जाएंगी यहाँ पे विरल वनस्पतियां पाई जाएंगी। ठीक है, विरल वनस्पतियां पाई जाएंगी तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश धरातल पर आसानी से पहुंच जाएगा। सूर्य का जो प्रकाश है धरातल पर आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वनस्पतियां सघन नहीं है, विरल है, इनमें काफी ज्यादा जो है कि गैप होगा, मतलब रिक्त स्थान होंगे, इसलिए विरल वनस्पतियों में सूर्य का प्रकाश क्या होगा, धरातल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ धरातल तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, इनके तने जो है ना, तने कठोर होंगे। इन प्रकार की वनस्पतियों के तने क्या होंगे, कठोर होंगे। ठीक है, कठोर होंगे तो क्या होगा, इनका जो है कि आर्थिक रूप से क्या किया जाएगा, दोहन किया जाएगा। अगर ये इनके तने कठोर होंगे, इनका आर्थिक रूप से क्या किया जाएगा, दोहन किया जाएगा। आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है। ठीक है, और सदाबहार जो थे उनके तने क्या होते थे, कोमल होते थे, ऊपर की तरफ उड़ जाते थे, तो उनका कोई मतलब नहीं है। तने कोमल रहेंगे, टूट जाएंगे, ऐसे किसी काम में नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार से जिनके तने कठोर होंगे क्या होगा, उसका आर्थिक रूप से क्या हो सकता है, दोहन किया जा सकता है। तो इन प्रकार ऐसे वनस्पतियों का क्या किया जा सकता है, आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से जब इनका दोहन किया जा सकता है, तो अब देख लेते हैं इनकी ऊंचाई। इनकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इनकी ऊंचाई जो है कि सामान्यतः 30 मीटर होती है। ठीक है, सामान्यतः जो है कि इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। अब बात आती है ये वनस्पतियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, वर्षा कम होगी, इन क्षेत्रों में वर्षा क्या होगी, कम होगी। वर्षा कम का मतलब औसतन वर्षा जो है कि यहाँ पे लिख दे रहा हूं, औसतन वर्षा जो है आपका 150 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम होगा। और उसमें क्या होता था, सदाबहार वाले में जो है कि 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये किन क्षेत्रों में पाई जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, वर्षा कम होगी, टेम्परेचर यहाँ का अधिक रहेगा, लेकिन वर्षा क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। वर्षा क्यों कम होगी, क्योंकि ये धरातली वाला क्षेत्र होगा। ये देखिएगा, ये इनका जो विकास है इस वाले क्षेत्रों में, ये जो प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय, ये देखिए ये सभी भाग क्या है, स्थल हैं, ये समुद्र से लगे हुए नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगी। टेम्परेचर तो स्थल है तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन वर्षा की मात्रा, आपको जब पढ़ा रहे थे जलवायु तो उसमें बताए थे टेम्परेचर जो है कि अधिक, तो टेम्परेचर जो है कि महत्वपूर्ण कारक है, साथ में जो है कि टेम्परेचर के साथ में जो है कि जल और बादल का बनना भी बताए थे आपको। अब यहाँ पे जो है कि स्थल, यहाँ इस वाले भाग में जो है कि वनस्पतियों, इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास होगा, तो वहाँ पे जल तो है नहीं, वहाँ पे समुद्र या तालाब से लगे, समुद्र से तो लगे हुए हैं नहीं वो बीच वाला क्षेत्र, इसलिए वहाँ पे वर्षा क्या होगी, कम होगी। लेकिन औसतन वर्षा जो 150 से
कम होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये किन क्षेत्रों में पाई जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं इनकी यह किन क्षेत्रों में पाई जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं फिर बात करते हैं। तो देखिएगा, आपके यूपी वाले क्षेत्र में भी पाई जाएंगी, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका कुछ तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तेलंगाना वाले क्षेत्र में जो है कि उष्णकटिबंधीय पर्ण पतझड़ एवं पर्णपाती वनस्पतियों का विकास होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी वनस्पतियां आएंगी इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, बबूल, बरगद, शीशम, आम, महुआ, नीम और पीपल। और भी सारी वनस्पतियां आएंगी, कुछ हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो बबूल, बरगद, शीशम, आम और महुआ, नीम और पीपल ऐसी वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियों के अंतर्गत आएंगी। अब इनको पतझड़ या पर्णपाती क्यों कहा जाता है, ये समझिएगा। जैसे कि देखिएगा, ये आपका क्षेत्र है, ये आपका वृक्ष है, यहाँ पे मान लीजिए वृक्ष है। ठीक है, ये आपका वृक्ष है, इसको समझिएगा आप लोग। ये जो है कि वृक्ष है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, हम बताते हैं आपको। जैसे कि देखिएगा, ये वनस्पतियां हैं, ठीक है, लाइन से लगी हुई। ठीक है, वनस्पतियां हैं, ये वनस्पतियां हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन इन्हें क्यों कहा जाता है। मान लीजिए किसी स्थान पे, किसी क्षेत्र में जो है कि ये वनस्पतियां हैं। अब जो आपका जनवरी का महीना आता है, जनवरी का महीना आता है, ये वाला, ये अपना पत्ते गिरा देती है, ये अपना पत्ता गिरा देती है, ये 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 गिरा देती है। मान लीजिए जैसे ऐसे ये यहाँ तक अपना पत्ता गिरा देती है। ठीक है, ये अपना पत्ता गिरा दी। ठीक है, देखिएगा, ये अपना पत्ता गिरा रही है, पतझड़ है, तो ये अपना पत्ता क्या कर रही है, गिरा रही है। ठीक है, तो ये जो अपना पत्ता गिरा दे रही है, तो क्या हो रहा है, कुछ ही यहाँ पे दिख रहे हैं जो अपने पत्ते नहीं त्यागे हैं। अब देखिएगा, जनवरी आ गया, अब उसके बाद फरवरी आ गया, अब क्या हुआ, अब ये अपने वन जो है कि अपने पत्ते गिरा दिए। ठीक है, अब देखिएगा, ये अपने पत्ते गिरा दिए और ये अपना पत्ता इनका आ गया। ठीक है, बात को समझिएगा। तो जनवरी, फरवरी के महीने में क्या होता है, ये अपने जो है कि पत्तों को गिरा देती हैं। पत्तों को गिराने के कारण जैसे कि अपना कंटिन्यू महीने में, जैसे जनवरी, फरवरी, अब इसके बाद मार्च में ये वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देता है। तो
ऐसे ऐसे करके ये अपने पत्तों को इसी क्रम में मतलब गिरा देते हैं। पत्तों को इनके त्याग देने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियां कहा जाता है। ठीक है, पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियां कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।